Class 11th Business Studies, second chapter Forms of Business Organization based on CBSE syllabus with reference to NCERT book. आज इस चैप्टर का हम पहला टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो है सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म्स, उनके फीचर्स, उनके मेरिट्स और उनकी लिमिटेशन. सोल प्रोप्राइटरशिप ये अ टाइप ऑफ फर्म. इस चैप्टर का नाम है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. जब हम कोई एक बिज़नेस शुरू करते हैं तो बिज़नेस हम किस लाइन में बिज़नेस करना चाहते हैं, वो बिज़नेस का हमारा प्रोडक्ट क्या है या उस बिज़नेस में हम कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले हैं, मार्केट के किस सेगमेंट में हम एंटर कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें, ये सारे फैक्टर्स को कंसिडर करते हुए हमें ये मालूम चलता है कि हमें अपनी फर्म, अपना बिज़नेस किस फॉर्म में रजिस्टर कराना है या किस फॉर्म में हमें अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को ऑपरेट करना है. अगर हमारा काम छोटे स्तर का है जिसमें बहुत ज़्यादा डिपार्टमेंट्स और यूनिट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, अगर हमारा काम इस तरीके से है कि जिसमें वन मैन कंट्रोलिंग की जा सकती है, बहुत ज़्यादा हमें स्टाफ, वर्कर्स और डिफरेंट प्रोडक्ट लाइन पे काम नहीं करना है, तो इस तरह के बिज़नेस को शुरू करने के लिए हम सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म रजिस्टर्ड करते हैं या सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म बनाते हैं. सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म जनरली छोटे कामों के लिए इस्तेमाल होती है. जैसे कि आपको एक रिटेल शॉप खोलनी है, तो रिटेल शॉप क्या है, रिटेल शॉप में एक मालिक होता है, वो सामान रखता है और उसको होलसेल रेट पे ख़रीद के रिटेल में बेचता है. तो वो शॉप में ज़्यादा से ज़्यादा 2 आदमी, 4 आदमी या 6 आदमी उसकी हेल्प के लिए काम करते हैं. वही डिसीजन मेकर होता है, वही सामान खरीदता है और वही सामान बेचता है. तो वो सोल प्रोप्राइटरशिप के रूप में अपनी कंपनी को, अपनी दुकान को रजिस्टर्ड कराता है. कोई कॉपी किताब की दुकान है, स्टेशनरी शॉप है, तो सोल प्रोप्राइटरशिप में चलेगी. कोई अगर हेयर ड्रेसिंग का काम करता है या कोई अगर ब्यूटी पार्लर चलाता है, तो वो इस तरह के छोटे छोटे जो काम होते हैं वो सोल प्रोप्राइटरशिप में काम रजिस्टर्ड होते हैं या सोल प्रोप्राइटरशिप की ऑर्गेनाइजेशन के रूप में काम शुरू करते हैं. तो सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म का क्या फीचर्स हैं, क्या उसकी मेरिट्स हैं और क्या लिमिटेशंस हैं, वो इस वीडियो में हम समझेंगे. सोल प्रोप्राइटरशिप इट रेफर्स टू अ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विच इज ओन्ड, मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय एन इंडिविजुअल हु इज द रेसिपिएंट ऑफ ऑल प्रॉफिट्स एंड बियरर ऑफ ऑल रिस्क. यानी कि सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो ओन्ड, मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड, वो एक आदमी के द्वारा, एक इंडिविजुअल के द्वारा वो ओन किया जाता है. यानी कि उसका मालिक एक सिंगल आदमी होता है, एक सिंगल इंडिविजुअल होता है. उसको कंट्रोल भी वही करता है और उसको मैनेज भी वही करता है. मैनेज का मतलब उसको खरीदना, सामान को खरीदना और सामान को बेचने वाली जो क्रिया है उसको मैनेजमेंट कहते हैं या उसको मैनेज कहते हैं. कि वो ओन मालिक भी खुद है, सारे डिसीजन वही लेगा, सामान खरीदेगा वही, सामान बेचेगा भी वही, और उसकी खरीद और बिक्री की जो प्रक्रिया है, उसकी जो कंट्रोलिंग है, वो कंट्रोल भी वही करेगा बाय एन इंडिविजुअल. और वही आदमी उस काम में जो भी फ़ायदा होगा वो सारा का सारा फ़ायदा उसी आदमी को जाएगा. और इन केस अगर उस काम में कोई नुकसान होता है तो वो नुकसान भी सिर्फ और सिर्फ उसी आदमी के हिस्से में जाएगा जो उसका सोल प्रोप्राइटर है. तो इट रेफर्स टू अ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विच इज ओन्ड, मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय एन इंडिविजुअल. एक आदमी के द्वारा ओन किया जाता है, मैनेज किया जाता है और कंट्रोल किया जाता है. हु इज़ द रेसिपिएंट ऑफ ऑल प्रॉफिट्स, यानी कि जो भी प्रॉफिट मिलता है उसका वो अकेला रेसिपिएंट होता है, यानी कि वो उसे अकेले को ही मिलता है. एंड बियरर ऑफ ऑल रिस्क, और वो जो भी उस बिजनेस से रिलेटेड रिस्क हैं या नुकसान हैं या डिसएडवांटेजेस हैं वो भी अकेला ही उसको सहना पड़ता है या उसी के हिस्से में अकेले आता है. इसके फीचर्स क्या हैं? फॉर्मेशन एंड क्लोजर. जो सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म है उसको बहुत ज़्यादा पेपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता.
उसको आप बहुत आसानी से फॉर्म कर सकते हैं, यानी कि खोल सकते हैं। खोलने के लिए अब जो नए टैक्सेशन आया है उसमें जीएसटी है। जीएसटी में क्या है, जीएसटी जो टैक्सेशन कंपनीज एक्ट के अनुसार जो फॉर्म किया गया है टैक्स स्ट्रक्चर, वो आपका वो उसमें क्या है कि आपका जो पैन नंबर है, किसी भी इंडिविजुअल का जो पैन नंबर है, पैन नंबर जो आईटी डिपार्टमेंट देता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट देता है, वो आपको सबमिट करना पड़ता है। अपना एड्रेस प्रूफ सबमिट करना पड़ता है और किस लाइन का आप बिजनेस करना चाहते हैं, एज अ ट्रेडर या एज अ मैन्युफैक्चरर, वो बताना पड़ता है। कहाँ आपकी लोकेशन है वो बताना पड़ता है। वो डिटेल्स जब आप भरते हैं तो आपके पैन नंबर से ही मिलता हुआ आपको जीएसटी नंबर यानी कि रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाता है। उससे आप अपने काम को शुरू कर सकते हैं। काम शुरू करने का मतलब आप खरीदने और बेचने का काम उस जीएसटी नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर से कर सकते हैं, एक प्रॉपर इनवॉइसिंग और बिलिंग के साथ। जो भी सामान आप खरीदेंगे उसमें सामने से बिल लेंगे, जो भी सामान आप बेचेंगे उसमें सामने वाले को बिल या इनवॉइसेस देंगे। और कभी अगर किसी कारण से आपको बिजनेस बंद करना पड़ता है तो उसको भी आप आसानी से बंद कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा पेपर डॉक्यूमेंटेशन की उसमें ज़रूरत नहीं पड़ती है, बहुत ज़्यादा डिपार्टमेंट से अप्रूवल या कंफर्मेशन की ज़रूरत आपको नहीं पड़ती। आप बीमार हो गए, लंबी बीमारी है, आपको लगता है आप बिज़नेस नहीं चला पाएंगे, तो आप उसको बंद कर सकते हैं। किसी कारण से, अगर किसी दूसरे कारण से आप बंद करना चाहते हैं तो उससे भी आप कर सकते हैं। लायबिलिटी, इस काम से जुड़ी हुई जितनी भी जिम्मेदारियां हैं वो जिम्मेदारियां सिर्फ सोल प्रोप्राइटर की ही होती हैं। सोल प्रोप्राइटर का मतलब जो उस बिज़नेस का मालिक है, जिसने अपने नाम पर कंपनी रजिस्टर्ड कराई है। अगर उसको कोई काम में नुकसान होता है और उसकी भरपाई करनी है तो उसका जितना भी सामान है वो जब्त किया जाता है। और सामान जब्त करने के बाद भी अगर पूरा नहीं पड़ता है तो बिज़नेस के जो एसेट्स हैं, बिज़नेस से जुड़ी जो संपत्तियां हैं वो भी जब्त होती हैं। और उसके साथ साथ जो उसकी पर्सनल संपत्ति है, जो उसका पर्सनल बैंक अकाउंट है, जो उसकी पर्सनल गाड़ी है, जो उसका पर्सनल घर है, ये सारी चीज़ें भी जब्त हो सकती हैं। सिर्फ बिजनेस रिलेटेड एसेट ही नहीं, उसके पर्सनल रिलेटेड एसेट से भी उसको अपने नुकसान की भरपाई करनी पड़ती है। कानून का नियम ये कहता है, क्योंकि सारा प्रॉफिट उसके हिस्से में आता है, इसी तरह सारी लॉसेस भी उसी के हिस्से में आती हैं। तो उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने ऊपर जितना भी कर्ज है उसको वो पूरा करे, उसको वो सही से चुकाए। वो चुकाने के लिए अगर नुकसान की स्थिति में उसे अपने बिजनेस से रिलेटेड एसेट, सामान बेचना पड़ता है, वो भी वो उसको मॉर्गेज करता है। और उसके साथ साथ अपनी पर्सनल एसेट्स को भी उसको वहाँ पर बेच के कैसे भी करके अपनी लायबिलिटीज़ मतलब अपनी जिम्मेदारी, अपने ऊपर चढ़े हुए कर्ज को चुकाना पड़ता है। सोल रिस्क बियरर एंड प्रॉफिट रिसिपिएंट, यानी का मतलब उस बिजनेस से रिलेटेड जो भी रिस्क है, जो भी खतरे हैं, जो भी परेशानियां हैं, वो सब उसी के ऊपर आती हैं, उसका असर किसी दूसरे पे नहीं पड़ता। और इसी तरह जो भी वो प्रॉफिट कमाता है, चाहे 10% हो, चाहे 20% हो, चाहे 50% हो, वो प्रॉफिट और वो अच्छाइयाँ भी उसी के हिस्से में आती हैं। कंट्रोलिंग सिंगल मैन होती है, एक आदमी के पास कंट्रोल रहता है, वही चीज़ों को कंट्रोल करता है, वही सभी चीज़ों को सब चीज़ों पे, हर इश्यूज़ पे डिसीजन उसी के होते हैं, उसी के डिसीजन माने जाते हैं, सबको उसी के हिसाब से काम करना होता है। सिंगल हैंडेड ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ चलती हैं। नो सेपरेट एंटिटी, बिजनेस की अपनी कोई सेपरेट एंटिटी यानी कि बिज़नेस की अपनी कोई सेपरेट पहचान नहीं होती। वो बिज़नेस उसी के नाम से पहचाना और जाना जाता है जैसा इसमें लिखा है, सोल रिस्क बियरर एंड प्रॉफिट रिसिपिएंट, यानी कि उसके जितने भी फ़ायदे हैं वो भी उसको मिलते हैं और उससे जुड़े जो भी रिस्क हैं वो भी उसी के होते हैं। उसमें बिज़नेस की अपनी कोई इंडिविजुअल पहचान ऑन पेपर, ऑन कागज़ नहीं मानी जाती है। राइट, वो उस आदमी के इंडिविजुअल पर्सनैलिटी, उसकी अपनी इंडिविजुअल पहचान के साथ हमेशा जुड़ी रहती है। लैक ऑफ बिजनेस कॉन्टिन्यूटी, इसमें बिजनेस जो है वो कितने लंबे समय तक चलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं होती। वो छोटे समय में भी ख़त्म हो सकता है और कुछ आगे समय तक भी चल सकता है। कारण ये है कि क्योंकि उसका मालिक एक ही है, सारी डिसीजन मेकिंग उसकी है, सारा प्रॉफिट और लायबिलिटी उसी के ऊपर आती है। किसी केस में अगर उसकी तबीयत ख़राब हो गई तो वो बिज़नेस बंद कर सकता है। किसी गलत काम की वजह से, किसी पर्सनल इशू पे अगर उसको जेल हो गई तो भी उसको काम बंद करना पड़ेगा। किसी और कारण से अगर मान लीजिए वो बिज़नेस में अपना समय नहीं दे पाता है तो भी वो अपने बिज़नेस को बंद कर सकता है या उसको बिज़नेस बंद करना पड़ेगा। या भगवान ना करे किसी कारण से अगर कुछ कैजुअलिटी हो जाती है, उसकी डेथ हो जाती है, तो भी वो बिज़नेस उसी जगह पर उसी समय ख़त्म माना जाता है या ख़त्म
हो जाता है। तो इसमें बिजनेस कितना चलेगा इस बात की कोई गारंटी नहीं होती। लैक ऑफ बिजनेस कॉन्टिन्यूटी हमेशा इसमें बनी रहती है। इसके मेरिट्स क्या है? सोल प्रोप्राइटरशिप जो फर्म रजिस्टर्ड की जाती है या सोल प्रोप्राइटरशिप के रूप में जो बिजनेस किया जाता है, उसके फ़ायदों में सबसे पहला फ़ायदा है क्विक डिसीजन मेकिंग। इसमें डिसीजन बहुत जल्दी लिया जाता है क्योंकि डिसीजन मेकर सिंगल एक आदमी होता है, एक आदमी की जिम्मेदारी होती है कि और वही कंट्रोल और चीज़ों को वही मैनेज करता है। तो इसमें डिसीजन जो है बहुत जल्दी होते हैं क्योंकि इसमें डिसीजन के लिए हमें किसी हायरार्की का इंतज़ार नहीं करना पड़ता, किसी हायरार्की के थ्रू नहीं गुजरना पड़ता, या हमें किसी और के डिसीजन की किसी और की राय मशवरा लेने की हमें इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती। चाहे तो आप ले सकते हैं, ना चाहे तो आप खुद भी इसमें अपने डिसीजन ले सकते हैं। इसीलिए ये डिसीजन क्योंकि सिंगल हैंडेड होते हैं, एक आदमी के द्वारा लिए जाते हैं जो उस फर्म का प्रोप्राइटर है, तो ये बहुत ही जल्दी होते हैं, इसमें ज़्यादा समय नहीं लगता। कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, क्योंकि इसमें सारे कंट्रोलिंग और मैनेजमेंट की जो एक्टिविटीज़ हैं वो एक आदमी के द्वारा, प्रोप्राइटर के द्वारा ही निभाई जाती हैं। तो इसमें जो इस बिज़नेस से रिलेटेड जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो हमेशा कॉन्फिडेंट बनी रहती हैं, वो हमेशा अपने आप में ही रहती हैं, उसका लीक होने का या बाहर जाने की संभावनाएँ बहुत ही कम रहती हैं। डायरेक्ट इंसेंटिव मिलता है। डायरेक्ट इंसेंटिव का मतलब रिवॉर्ड, मतलब इनाम। आप बिजनेस अच्छा करते हैं, आपकी सेल अच्छी होती है, आपका काम अच्छा चलता है, तो इसमें जो फ़ायदा है वो आपको डायरेक्ट मिलता है। इनडायरेक्ट का मतलब कि किसी के थ्रू नहीं आता, डायरेक्ट वो आप ही के हिस्से में आता है और वो सारा का सारा इंसेंटिव आप ही को मिलता है। सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट, इसमें एक फीलिंग आती है, एक मॉरल आपका बहुत ही हाई होता है कि ये बिज़नेस मेरा है, इसको मैं ही चला रहा हूँ और मैं ही इसको मैनेज कर रहा हूँ, ये अच्छा जा रहा है। तो ये एक सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट आती है कि हाँ, मुझे अपनी लाइफ की इम्पोर्टेंस समझ में आती है, मुझे अपनी लाइफ इम्पोर्टेंट लगने लगती है। क्यों? क्योंकि उससे आपका बिजनेस चल रहा है, आपकी सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म बहुत अच्छा काम कर रही है। इससे आपके अंदर अ फीलिंग ऑफ अकम्पलिशमेंट, अ फीलिंग ऑफ कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, आपका मोरल हाई होता है और डायरेक्टली आपको बहुत ही अच्छे लेवल का मोटिवेशन भी जिससे मिलता है। ईज़ ऑफ इंफॉर्मेशन, ईज़ ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर, जैसा हमने पहले डिस्कस किया था, ये सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म आप बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड पेपर डॉक्यूमेंटेशन ना हो के बहुत ही ईजी तरीके से इसको आप बना सकते हैं, फॉर्म कर सकते हैं, रजिस्टर्ड कर सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर किसी भी किन्हीं कारणों से अगर आपको बंद करना पड़ता है तो उसमें भी उसका भी जो प्रोसेस है वो बहुत ही आसान है, बहुत आसानी से आप उसको क्लोजर कर सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा डिपार्टमेंट्स अप्रूवल या कंफर्मेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। हल्के फुल्के पेपर डॉक्यूमेंटेशन के द्वारा, इंफॉर्मेशन के द्वारा आप इसको बंद कर सकते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म की लिमिटेशन क्या है? लिमिटेड रिसोर्सेज, इसमें रिसोर्सेज बहुत ही लिमिटेड होते हैं, यानी कि जो भी पैसा लगना है वो आपका वो सोल प्रोप्राइटर का ही लगता है। वो अपना पैसा लगाता है, अपनी सेविंग्स लगाता है, अपने ही एसेट्स का इस्तेमाल करता है। तो वो रिसोर्सेज जो होते हैं वो काफ़ी हद तक बड़े लिमिटेड रह जाते हैं क्योंकि इसमें इन्वेस्टर्स अपना पैसा नहीं लगाते, इन्वेस्टर्स का पैसा नहीं लगा होता, सारा पैसा, सारे रिसोर्सेज आपको खुद इकट्ठे करने होते हैं और अपने बिहाफ पे उनको बिजनेस में लगाना होता है। लिमिटेड लाइफ ऑफ बिजनेस कंसर्न, जो बिजनेस है वो उसकी जो लाइफ है वो बहुत ही लिमिटेड होती है क्योंकि ये बिजनेस डायरेक्ट आपसे जुड़ा है। जब तक आप जीवित हैं तब तक ये बिजनेस है, जिस दिन आप किसी कारण से नहीं रहेंगे तो वो बिजनेस भी आपके साथ ही बंद हो जाता है, सोल प्रोप्राइटरशिप वहाँ पर ख़त्म हो जाती है। हाँ, अगर आप कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करें तो वो आपके नॉमिनी को ट्रांसफ़र हो सकती है, लेकिन वो वहाँ पे सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म आपकी बंद मानी जाती है या आदमी बंद कर सकता है। क्योंकि मान लीजिए अगर उसकी डेथ हो गई, डेथ नहीं हुई, अगर वो ऐसी बीमारी से ग्रसित है कि वो बिजनेस नहीं कर सकता या उसको जेल हो गई या कोई भी और कारण है जिसकी वजह से वो बिज़नेस आगे नहीं चला पाता है, क्योंकि एक इंडिविजुअल आदमी ही उसको चलाने के लिए और उसको बंद करने के लिए जिम्मेदार है। तो इस बिज़नेस कंसर्न की जो लाइफ होती है वो बहुत ही लिमिटेड होती है, अनलिमिटेड लायबिलिटी। इसमें जो जिम्मेदारियां होती हैं वो अनलिमिटेड होती हैं। क्यों अनलिमिटेड होती हैं? आपने एक दुकान खोली, आपने रिटेल शॉप खोली, उसमें आपने घर का सामान रखा, डेली यूजेस के सामान रखा, FMCG प्रोडक्ट रखे, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड प्रोडक्ट्स आपने रखे हैं। मान लीजिए किसी कारण से वो दुकान नुकसान में जाने लगी तो आपको अपने
कर्जदारों का पैसा वापस करना है तो उसमें आपको सबसे पहले अपने दुकान का सारा सामान बेचना पड़ेगा। उन कर्जदारों का पैसा वापस करने के लिए फिर आपको अपनी दुकान बेचनी पड़ेगी। फिर उस दुकान से कमाया हुआ जो आपका करंट अकाउंट का पैसा है वो सब लग जाएगा। उसके बाद आप ये नहीं कह सकते कि मैंने अपना पूरा बिजनेस पूरी तरीके से बेच दिया लेकिन अभी भी मेरा कर्जा पूरा नहीं हुआ तो मैं अब क्या करूं। अब आपको अपनी खुद पर्सनल सेविंग, आपके जो पर्सनल एसेट्स हैं जिनका बिजनेस से वैसे कोई लेना देना नहीं है लेकिन फिर भी वो एसेट्स, वो संपत्ति भी आपकी जब्त की जा सकती है आपके कर्जों को, आपकी जिम्मेदारियों को, आपकी लायबिलिटीज़ को पूरा करने के लिए। क्यों? क्योंकि ये जो फर्म आपने रजिस्टर्ड की है वो सोल प्रोप्राइटर के रूप में की है जिसके सभी तरह के फायदे और सभी तरह के नुकसान के जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ एक प्रोप्राइटर, एक इंडिविजुअल आदमी ही होता है। लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी, इसमें मैनेजरियल एबिलिटी बहुत ही लिमिटेड होती है क्योंकि हर तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं वो इंडिविजुअली आप ही को परफॉर्म करनी पड़ती है। सेल आप कर रहे हैं तो आप ही कर रहे हैं, सामान को परचेज कर रहे हैं तो आप ही कर रहे हैं, सामान को कहीं भेजना है तो ट्रांसपोर्टेशन और ये सारी एक्टिविटीज़ भी आप ही देख रहे हैं, वेयर हाउस गोडाउन्स भी आप ही देख रहे हैं। सारी चीज़ों को जब आप ही देखते हैं, आप ही मैनेज करते हैं, आप ही जब कंट्रोल करते हैं तो ये पॉसिबल नहीं है कि सारे स्किल्स, सारे टैलेंट, सारी कैपेबिलिटीज़ आपके अंदर बहुत अच्छी तरीके से हों। तो इससे क्या होता है, जो मैनेजरियल एबिलिटी होती है वो बहुत ही लिमिटेड रह जाती है। किसी क्षेत्र में आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं, किसी क्षेत्र में आप उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। तो लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी बन जाती है क्योंकि सिर्फ एक इंडिविजुअल आदमी होता है जो हर तरह से उस काम को, उस कारोबार को मैनेज करता है और कंट्रोल करता है। राइट, तो ये हो गया हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म का इंट्रोडक्शन, उसके फीचर्स और उसके लिमिटेशंस। अगले वीडियो में हम इसका नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, जिसको HUF कहते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कीप राइटिंग टू अस। हैव अ नाइस टाइम। बाय।